मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए यानी कि अभिकृत दिए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले ये माना गया कि केटीजी में गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगते। जैसे ये मान लो गैस के अणु हैं, तो गैस के अणुओं के जो मध्य हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगते, यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो 0 होता है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव 0 होता है। यानी कि गैस के अणुओं के मध्य केवल गैस के अणुओं के अंदर केवल और केवल क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा को अपने 1/2 mv² कह देते हैं कि जैसे m द्रव्यमान का कोई कण है वो v वेग से जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि ताप पर डिपेंड करती है। यानी कि अब मैं ऐसे कहूँ कि केटीजी के अनुसार गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगते हैं, उनमें स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। यानी कि गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। गैस के अणुओं को जिस भी पात्र में रखा जाएगा, जैसे मान लो ये कोई पात्र है, उसके अंदर गैस के अणुओं को रखा हुआ है, तो जिस पात्र में गैस के अणु को रखा जाता है, गैस के अणु उस पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। और पात्र की दीवारों पर टकराते हैं तो पात्र की दीवारों पर एक दाब उत्पन्न करते हैं। तो केटीजी ये कहती है कि जिस पात्र में गैस के अणुओं को रखा जाएगा वो पात्र की दीवारों से टकराते रहेंगे और पात्र की दीवारों से टकराने से एक दाब उत्पन्न होगा। और उस दाब का मान अपने आगे बताएंगे कि उस दाब का मान होता है 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। यानी कि दाब का मान होता है वो 1/3 रो VRMS की स्क्वायर होता है। रो क्या है? रो गैस का घनत्व है। रो गैस का घनत्व यानी कि डेंसिटी है। और घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? द्रव्यमान अपॉन आयतन को डेंसिटी कहा जाता है। यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहा जाता है। यानी कि रो को कई जगह डी से लिखा हुआ मिल सकता है। डी का मतलब डेंसिटी या रो बराबर क्या है? गैस के कुल द्रव्यमान को m कह दें और गैस ये पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है। जिस पात्र में गैस भरी हुई है उस पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है। तो ये तो क्या है? बड़ा M तो क्या है कि गैस का कुल द्रव्यमान है और V क्या है? ये गैस का कुल आयतन है। तो गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो ऐसा माना गया कि गैस के अणु हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। टकराने के कारण पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। टकराने के कारण एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिसका मान ये होता है। और VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, कई प्रकार के वेग हो सकते हैं। गैस के अणुओं के वेग अलग अलग होते हैं। गैस के प्रत्येक अणु का वेग हो सकता है अलग अलग वेग होने का। यानी कि कोई कण v वेग से जा रहा है, कोई v1 से जा रहा है, कोई v2 से जा रहा है, कोई v3 से जा रहा है। तो अपने सूत्र में कौन सा वेग लें? तो ये VRMS लिया जाता है। VRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग। यानी कि जिस प्रत्येक कण के वेग का वर्ग किया, फिर माध्य लिया और उसका फिर वर्गमूल ले लिया, तो वो क्या होता है? VRMS। यानी कि मान लो एक कण का वेग v1 है तो इसकी स्क्वायर कर ली, दूसरे कण का वेग v2 है तो उसकी स्क्वायर कर ली, तीसरे कण का वेग v3 है उसकी स्क्वायर कर ली। तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। वर्ग कर इस सभी का क्या कर दें? जितना भी वर्ग किया है उनको जोड़ दें, उसका माध्य ले लें कितने अणु हैं, और इसका फिर क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। तो इस प्रकार से ये VRMS होता है। वर्ग, माध्य और मूल। मूल का मतलब वर्गमूल।
पहले वर्ग किया यानी कि स्क्वायर की प्रत्येक की। जितने भी कण हैं, ये 3 ही बताई हैं, कण बहुत से हो सकते हैं गैस में, तो सभी जिस जिस वेग से है उसकी स्क्वायर कर कर उसका माध्य ले लिया, जितने भी कण हैं उसका भाग दे दिया, फिर वर्गमूल ले लिया, तो ये VRMS होता है। इस सूत्र की अपनी स्थापना भी करेंगे, यानी कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। तो ऐसी कुछ बातें मानी गई गैस के अणु। और ये KTG है वो बर्नौली ने दिया था, तो ये बर्नौली का सिद्धांत है। अब ये दाब का सूत्र कहाँ से आ गया? आपने माने कि कोई m द्रव्यमान का कण है, ये मान लो कोई कण है यहाँ पर, m द्रव्यमान का कण है, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर टकराएगा इस दीवार पर, फिर वापस ऐसे आएगा। तो ये दूरी L है, ये कण मान लो यहाँ से चला, Vx वेग से चला, Vx वेग से इस कण का द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान का कण है, Vx वेग से इधर जा रहा है, यहाँ पर टकराता है। यानी कि आपने ऐसे कहें कि टक्कर से पूर्व संवेग कितना है। पूर्व का मतलब पहले, टक्कर से पूर्व संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणा होता है। संवेग को मैं P कह दूं। x दिशा में संवेग एक सदिश राशि है, x दिशा में संवेग को अपने Px कह दें। m द्रव्यमान का कण है, Vx वेग से जा रहा है, तो संवेग क्या हो जाएगा? Px बराबर mvx। तो ये टक्कर से पूर्व संवेग आ गया। टक्कर के पश्चात यहाँ पर टक्कर कर कर फिर वापिस जाता है ये तो टक्कर से पूर्व संवेग था। और टक्कर के पश्चात क्या होगा? टक्कर के पश्चात संवेग क्या होगा? तो ये कण Vx दिशा में ऐसे जा रहा है, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी व संवेग दोनों है नियत रहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती, यानी कि जिस Vx वेग से टकराया उसी Vx वेग से उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो ये समझाने के लिए, आता तो इसी दिशा में है लेकिन थोड़ा सा आगे दर्शा दिया, ये -Vx वेग से आ रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो टक्कर के पश्चात संवेग क्या होगा? Px बराबर क्या होगा? टक्कर के पश्चात संवेग कितना होगा? ये -x दिशा में होगा, तो अपने संवेग का मान कितना बता दें? -mvx, क्योंकि इस दिशा में वेग Vx है तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? -Vx। तो संवेग में परिवर्तन किया कितना हुआ है? संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? पहले कितना था, अब कितना है? तो mvx माइनस mvx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या आ जाएगा? संवेग में परिवर्तन 2mvx, ये आ गया डेल्टा px। x दिशा में संवेग में परिवर्तन इतना हुआ है कि पहले mvx था, अब -mvx है, यानी कि दिशा बदली है, वेग वही है, तो संवेग में परिवर्तन हो गया है यहाँ पर 2mvx। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? न्यूटन ने सबसे पहला नियम तो दिया था जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में बताया गया कि जो स्थिर है वस्तु वो स्थिर रहना चाहती है और जो गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है। जैसे अपने बस में खड़े हैं और अपने बस अभी रुकी हुई है, तो अपने स्थिर है, बस भी स्थिर है, तो अपने स्थिर है तो स्थिर रहना चाहते हैं। बस अचानक ही चल पड़े तो अपने पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि अपने ऐसे हैं, बस तो नीचे जा रही है तो अपने पीछे की तरफ अपने आप ही होती है। और गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है। जैसे अपने बस में खड़े हैं या बैठे हैं, अचानक ही ब्रेक लगता है, कोई जैसे आगे आ गया बस के, तो ब्रेक लगता है, ब्रेक लगते हैं तो अपना शरीर गतिशील था तो वो गतिशील रहना चाहता है, तो अपना है वो अपने आगे की तरफ झुक जाते हैं। या आपने कई बार कहीं पर पकड़ा हुआ नहीं होता, आगे बैठे होते हैं, तो अपना सिर है वो जाकर कई बार शीशे से टकरा जाता है, या अचानक ही ब्रेक लगना शुरू हो जाए, अचानक ही ब्रेक लग जाए तो अपने शीशे से टकरा सकते हैं। और बहुत कई बार इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, तो कई बार एक्सीडेंटल केस में देखा होगा कि आप शीशे को तोड़कर बाहर भी आ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे आप घोड़े पर बैठे हो, घोड़ा अचानक ही चल पड़े
तो अपने बैठे तो अपने तो स्थिर थे, घोड़ा अचानक ही चल पड़े तो अपने क्या रहेंगे, जहाँ से स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। इसका आप एक घर पर ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक पेज लो, एक सिक्का रख दो, सिक्का का मतलब 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का रख दो और इस पेज को अचानक ही खींच लो, अचानक ही खींच लोगे तो सिक्का स्थिर था, स्थिर रहना चाहिए, तो वो ये पेज को अपने खींच लेंगे तो ये सिक्का ही यहीं नीचे आ जाएगा। तो ये तो बात न्यूटन का पहले नियम में बताई थी। न्यूटन ने दूसरा नियम क्या दिया कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बारी बल के इक्वल होती है, यानी कि F होता है, बल का मान होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाहरी बल के बराबर होती है। तो F बराबर dp अपॉन dt। x दिशा में बल निकालना होता है, Fx बराबर क्या हो जाएगा, dpx अपॉन dt। और संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, Fx निकालना हो तो संवेग में परिवर्तन तो हो गया 2mvx और dt समय कितना लगा है इसमें, यानी संवेग में परिवर्तन में लगा समय। समय क्या होता है, अपने जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग को अपने जैसे मान लो ऐसे जा रहा है तो वेग को vx कह दिया, कितनी दूरी तय की है, ये l दूरी तय की है और समय कितना लगा है, मान लो t समय लगा है, तो t को इधर ले जाओ, l अपॉन vx आ जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, l अपॉन vx, यानी कि समय इतना लगता है। दो टक्करों के बीच के अंदर t इतनी दूरी तय करेगा, जैसे इतनी दूरी तय करने के बाद में यहाँ टकरा जाएगा, फिर इतनी दूरी तय करने के बाद में वापस आएगा, यहाँ टकरा जाएगा। जैसे मान लो कोई कण है, ये किसी कमरे के अंदर है तो पहले यहाँ टकराता है, फिर टकराने के बाद में फिर वापस आएगा। तो जो कमरे की लंबाई है या घनाकार कमरा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल होती है, तो लंबाई के इक्वल होगा। लंबाई के बराबर दूरी तय करने के बाद में टक्कर होती है। तो टी की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, एल अपॉन वी एक्स। तो डेल्टा टी की जगह क्या लिख दें, एल अपॉन वी एक्स। तो वी एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वी एक्स इंटू वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स की स्क्वायर, यानी कि एक्स दिशा में लगने वाला बल एम वी एक्स की स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से कण है वो ये जरूरी नहीं है कि घनाकार रूम है तो ऐसे ही गति करे, ऐसे भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है, यानी कि y दिशा में भी गति कर सकता है और z दिशा में भी गति कर सकता है। x दिशा में बल इतना है तो y दिशा में भी बल होगा, वो कितना होगा, तो मान लो कि y दिशा में बल Fy बराबर क्या होगा, 2mvy की स्क्वायर। मान लो y दिशा में वेग है वो vy है अपॉन l। और इसी प्रकार z दिशा में बल कितना लगेगा, तो Fz बराबर क्या हो जाएगा, 2mvz की स्क्वायर अपॉन l। तो ये सभी दिशाओं में बल लग गई। x दिशा में बल इतना लगता है, y दिशा में बल इतना लगता है, z दिशा में बल इतना लगता है। तो इस घन के कण के कारण सभी दिशाओं में लगने वाला बल अपने इसमें सभी को, जैसे इधर कितना लगा है, मान लो इधर 10 लगा है, इधर भी 10 लगा है, आगे पीछे भी 10 लगा है, तो टोटल कितना लगा, 30 लगा। आपको इनको जोड़ दिशाओं को रख कर नहीं, क्योंकि अपने घन के लग तो घन पर ही रहा है, तो टोटल बल कितना हो जाएगा, टोटल बल हो जाएगा कि एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, यानी कि टोटल बल का मान आ गया है 2mvx की स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mvy की स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mvz की स्क्वायर अपॉन एल, यानी कि एक कण के कारण घन के सभी दिशाओं में लगने वाले बल का मान हो जाएगा ये। तो देखो vx 2m अपॉन एल को कॉमन ले लिया, क्या बचा, vx की स्क्वायर प्लस vy की स्क्वायर प्लस vz की स्क्वायर। तो क्या आ गया, f बराबर 2m अपॉन एल, vx की स्क्वायर vy की स्क्वायर और vz की स्क्वायर को अपने v स्क्वायर से लिख दे, तो v स्क्वायर, तो ये तो आ गया बल
यानी कि टोटल बल कितना लगता है एक अणु के कारण टोटल घन की सभी दीवारों पर। अब दाब निकालना हो तो दाब बराबर हम जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जो नीचे चीज आती है उसको इकाई कह देते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि P बराबर क्या होता है, F/A। और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा की क्यूब होता है। घन का क्षेत्रफल, घन के अंदर 6 फलक होते हैं। एक फलक देखो, एक फलक वर्गाकार होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू एल। एक फलक का क्षेत्रफल L इंटू एल है, तो 6 फलकों का क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल इंटू एल, तो 6L की स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6L की स्क्वायर। तो P बराबर क्या आ जाएगा, F का मान कितना है, 2mVx की स्क्वायर अपॉन L। 2mV सॉरी V नहीं, Vx नहीं, V की स्क्वायर, Vx की स्क्वायर, Vy की स्क्वायर, Vz की स्क्वायर की जगह आपने V की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2mV की स्क्वायर अपॉन L और 6L की स्क्वायर और है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6L की स्क्वायर। तो देखो 2 से ये तो 3 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P बराबर 1/3 mV की स्क्वायर अपॉन L, और L की स्क्वायर क्या हो जाएगा, L की क्यूब। और L की क्यूब क्या होता है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो ये तो क्या आ जाएगा, घन का आयतन है, L की क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, V। तो ये दाब लगेगा एक अणु के कारण। ये दाब तो एक अणु के कारण है। घन के अंदर मान लिया कि टोटल कण कितने हैं, बहुत से कण हैं, टोटल कणों को मान लिया n कण है। तो एक कण इतना दाब लगाता है, तो n कणों द्वारा कितना लगेगा, तो P बराबर इसको n से गुणा कर दो, तो 1/3 mnV की स्क्वायर अपॉन V। और mn गैस के कुल द्रव्यमान को अपने बड़े M से दर्शाया था कि गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बड़ा M। यानी कि बड़ा M क्या होगा, एक अणु का द्रव्यमान M है, गैस में टोटल अणु कितनी है, छोटा n है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, बड़ा M हो जाएगा, गैस का कुल द्रव्यमान। तो इस Mn की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P बराबर 1/3 बड़ा M अपॉन V की स्क्वायर। और बड़ा M अपॉन V द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस का कुल आयतन क्या हो जाएगा, गैस की डेंसिटी। गैस की डेंसिटी को D से लिखो या रो से लिखो, तो M/V को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सभी दाब के सूत्र हैं। तो ये तो वेग है और ये आयतन है, M/V को लिख सकते हैं रो। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 रो V की स्क्वायर, और ये VRMS होता है, तो P बराबर क्या हो गया, 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। तो ये दाब का सूत्र होता है, जैसा आपको बताया कि दाब का सूत्र क्या होता है। तो दाब का सूत्र निकालना बहुत ही सरल काम है। तो गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब अपनों ने ज्ञात किया कि P बराबर कितना है, 1/3 mnV की स्क्वायर अपॉन V। 1/3 mnV की स्क्वायर अपॉन V। तो V को इधर ले जाओ, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mnV की स्क्वायर। तो ये समीकरण केटीजी की मुख्य समीकरण मानी जाती है कि PV बराबर 1/3 mnV की स्क्वायर। P क्या है, पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब, V पात्र का आयतन, पात्र की दीवारों पर लगा दाब, पात्र का आयतन। P क्या है, पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब, और V क्या है, पात्र का आयतन। पात्र का आयतन ही गैस का आयतन होता है, पात्र का आयतन। M
एक गैस के एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का मास है, n गैस के टोटल अणु है, टोटल अणु की संख्या, v क्या है, v वेग है। कौन सा वेग है, ये v RMS है, वर्ग माध्य मूल्य वेग है। तो अब देखो P बराबर अपने ज्ञात किया कि P बराबर क्या होता है, 1/3 mn v की स्क्वायर अपॉन v। और mn की जगह आप क्या लिख सकते हो, गैस के का कुल द्रव्यमान बड़ा m है, गैस की एक अणु का द्रव्यमान छोटा m है, और गैस में टोटल अणुओं की संख्या छोटा n है, तो बड़ा m की जगह क्या लिख सकते हैं, mn की जगह क्या लिख सकते हैं, बड़ा m। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mn की जगह बड़ा m लिख दो, v की स्क्वायर अपॉन v को m अपॉन v को क्या लिख सकते हैं, d डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v होती है। डेंसिटी को या तो d से लिखो या रो से लिखो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 रो v की स्क्वायर। तो ये v कौन सा है, v RMS है। तो अपने पता चला कि P बराबर क्या होता है, 1/3 रो v RMS की स्क्वायर। 3 को इधर ले जाओ, 3P बराबर रो घनत्व है, घनत्व को द्रव्यमान अपॉन आयतन का भी लिख सकते हो, v RMS की स्क्वायर। तो आप ऐसा करें, 3P को इधर लिख दो, चाहिए की बात है ये। तो v को और इधर ले आओ, तो 3PV हो गया। m को भी इधर ले जाओ, तो बराबर क्या हो जाएगा, v RMS की स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो v RMS ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है कि 3PV क्या होता हो गया, 3PV अपॉन m, 3PV अपॉन m। v क्या है, गैस का आयतन है या पात्र का आयतन, और बड़ा m क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान। यदि 1 मोल गैस हो, एक अपने ऐसे कह दें, कल्पना कर लें, यदि 1 मोल गैस हो, 1 मोल गैस हो, यानी कि n का मान क्या हो, 1 मोल गैस हो, तो 1 मोल गैस का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल गैस का मास कितना होता है, 1 मोल गैस का जितना भी मास होता है उसे तो मोलिकुलर वेट कहते हैं। मोलिकुलर मास क्या होता है, 1 मोल का जितना द्रव्यमान होता है, यानी किसे कहा जाता है मोलिकुलर वेट। यानी कि 1 मोल को अपने ऐसे बता सकते हैं 3 तरीके से, कि 1 मोल का आयतन तो 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल का मास होता है वो मोलिकुलर वेट के बराबर होता है, यानी कि अणु भार के बराबर होता है, और 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है वो 6.022 × 10⁻23 होती है। तो 1 मोल का मास होता है वो मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो अपने जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। 1 मोल के लिए लेना हो तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT। यानी कि n की जगह 1 ले लें, n की जगह 1 ले लें तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT। n यहाँ पर मोलों की संख्या है, तो यदि मोल 1 ले लें तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT। तो PV की जगह RT लिख सकते हैं, PV की जगह क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। जब 1 मोल हो और 1 मोल का मास होता है वो मोलिकुलर मास के बराबर होता है, यानी कि 3RT अपॉन MW लिख सकते हैं। MW अणु भार है, वो पहले वाला तो गैस का टोटल मास था, और ये क्या है, गैस का अणु भार है। तो देखो ये नियत हो गई चीज़, ये भी नियत हो गई। वेग किस पर डिपेंड है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलिकुलर मास, गैस का मोलिकुलर मास निश्चित होता है। आर गैस नियतांक है जिसका मान निश्चित होता है। आर का मान आप जानते हो 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। तो ये नियत है। मोलिकुलर मास अलग अलग का गैस का अलग अलग होता है। जैसे आप ऑक्सीजन लोगे तो आपको मोलिकुलर वेट कितना लेना पड़ेगा, 32 ग्राम लेना पड़ेगा। यदि NH3 लोगे तो
14, 15, 16, 17 ग्राम लेना पड़ेगा। यदि हाइड्रोजन लोगे तो 2 ग्राम लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन लोगे तो 28 ग्राम लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से HCl लोगे तो 35.5 और 36.5 लेना पड़ेगा। यानी कि अलग अलग गैस का अनुभार अलग अलग होता है, लेकिन होता निश्चित है। ये भी नियत है, ये भी नियत है, 3 भी नियत है। यानी कि VRMS किसके समानुपाती है? वेग है वो किसके समानुपाती है? √T के समानुपाती है। तो VRMS की स्क्वायर किसके समानुपाती होगी? समानुपाती T की होगी। और अपने बताया था 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा भी किसके समानुपाती होती है? T के समानुपाती होती है। क्योंकि m यहाँ पर m नियत है, 1/2 नियत है ही, तो VRMS की स्क्वायर T के समानुपाती है, तो गतिज ऊर्जा भी किसके समानुपाती होती है? T के समानुपाती होती है। यानी कि KTG में ये माना गया कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। आदर्श गैस KTG की जो पालना करती है उनको कहा गया कि जो पूर्णतः पालना करते हैं वो आदर्श गैस है। KTG की पालना करने वाली गैसों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। जिनको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है उनको द्रवित नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जानते हो गैसों को द्रवित किया जा सकता है। यानी कि गैस पूर्णतः आदर्श नहीं है, उस आदर्श व्यवहार में विचलन दर्शाती है। क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि इनको द्रवित भी किया जा सकता है, ठोस में भी बदला जा सकता है, लेकिन वो बात अपने आगे पढ़ेंगे। अब तक तो पढ़ा अपने की KTG क्या है, गैस का अणुगतिकी सिद्धांत क्या है, गैस के पात्र की दीवारों पर दाब कितना, कोई किसी पात्र में गैस भरी हो तो उस पात्र की दीवारों पर दाब कितना लगता है।